हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा द फैमिली मैन के सीजन 2 की एंडिंग को, जिसमें साथ ही साथ मैं आपको इसके सीजन 2 का पूरा रिकेप भी दूंगा, ठीक इसके सीजन 1 की तरह, ताकि एक ही वीडियो में आपकी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाए। ठीक इस शो के क्रिएटर्स की तरह, जिन्होंने इसके पहले सीजन के इवेंट्स को इतना ज्यादा भाव न देते हुए एक अलग ही मिशन पर फोकस किया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई चीजें छूट ही जाती है, जो आगे चलकर इस सीरीज के लीड श्रीकांत तिवारी की काफी बड़ी प्रॉब्लम भी बनती है। इसी के साथ साथ श्रीकांत को एक गिल्ट भी है, और हाँ, मिलिंद को भी, जो कहीं ना कहीं उस गैस लीक के इवेंट और जोया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। और श्रीकांत की बात करें तो श्रीकांत को आज भी करीम के साथ जो हुआ था उसका पछतावा है। बाकी बचे समीर और साजिद की जोड़ी इस बार भी हमें इसके सीजन 2 में नजर आती है, जिस चैप्टर को श्रीकांत ने पूरा खत्म नहीं किया था इसके सीजन 1 में। बाकी लोनावाला में क्या हुआ था उसकी कुछ डिटेल हमें इसके सीजन 2 में मिली है, लेकिन पूरा आंसर बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कैसे इसके सीजन 1 की कहानी को सीजन 2 में काफी जल्दी एक्सप्लेन किया गया है, डेफिनेटली वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि ये वीडियो काफी मेजर स्पॉइलर से भरी पड़ी है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी अब, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीकांत तिवारी की फैमिली के बारे में, जिस फैमिली को खुश करने के चक्कर में श्रीकांत ने टास्क की जॉब को छोड़कर अपने सपनों की जॉब को अपना लिया है, यानी कि आईटी कंपनी में जॉब, जिस जॉब पर श्रीकांत का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, जो हमें सीजन 2 के पहले ही एपिसोड को देखकर समझ आ जाता है। क्योंकि श्रीकांत का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी भी टास्क में ही बना हुआ है, जिसकी डिटेल वो जेके को कॉल कर लेता रहता है। और इसी बीच श्रीकांत का बॉस उसे बार बार ऐसी ही सिचुएशन में आकर रंगे हाथों पकड़ता रहता है, और यह एहसास दिलाता रहता है कि उसकी एज के लोग आईटी कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं, क्योंकि उसका एग्जाम्पल वो खुद उसके सामने खड़ा है, जो एज में श्रीकांत से काफी ज्यादा छोटा है। और श्रीकांत ऑफिस में सभी से एज में बड़ा, इसलिए उसे ऑफिस में कोई अंकल तो बॉस को यही कंप्लेंट कर देता है कि उनकी श्रीकांत के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। और श्रीकांत भी उन सभी के मैटर में ना पड़ते हुए अपने काम पर ही पूरा का पूरा फोकस करता है, या फिर कह लो टास्क में जो चल रहा है उस पर फोकस। अब जबकि श्रीकांत को ये जॉब उसके बॉस कुलकर्णी के कहने से मिली है, यानी कि सिफारिश पर, यही बताकर के श्रीकांत के बड़े भाई ने उसे ये जॉब दिलवाई है। और श्रीकांत का बॉस, जो इस आईटी ऑफिस का मैनेजर है, वो अपने बॉस के कहे बिना उसे निकाल नहीं सकता, लेकिन वो बार बार श्रीकांत को आकर इतना ज्यादा इरिटेट करता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब श्रीकांत का दिमाग काफी ज्यादा खराब होता है। तब श्रीकांत अपना टेम्पर खोकर अपने ही बॉस को पीटता है और नौकरी से रिजाइन कर सीधे टास्क में चला जाता है। और अब श्रीकांत के मूड की बात करें तो वो खराब उसकी वाइफ सुचित्रा के चलते है, जो कभी भी श्रीकांत से सीधे मुंह बात नहीं करती। यहाँ तक कि सुचित्रा ने अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए अपना जॉब तक छोड़ दिया, जो कि मुझे लगता है कि पूरा सच है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन डेफिनेटली अरविंद ही हो सकता है, या फिर उनके साथ हुआ लोनावाला का कोई सीन, जिसके चलते वो अरविंद को फेस नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी वो श्रीकांत को यही कहती है कि फैमिली के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ी है। दूसरी तरफ सुचित्रा को ये भी पता है कि श्रीकांत इसके पहले टास्क में काम करता था, जिस नौकरी को श्रीकांत ने भले से ही अपनी वाइफ को दिखाने के लिए क्यों ना छोड़ी हो, यानी कि वो भी फैमिली का दिखावा कर अपनी टास्क की जॉब को छोड़कर बैठा है। जबकि उसका असल रीजन दिल्ली में हुई गैस लीक है, जिस मिशन के फेल होने की वजह से श्रीकांत को बुरा तो लगा था, लेकिन साथ ही साथ करीम की मौत भी श्रीकांत को एक गिल्ट भी लगती है, जिसे ना चाहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए श्रीकांत अपने गिल्ट को मिटाने के लिए करीम की गर्लफ्रेंड को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है, जो उनकी बातों को रिकॉर्ड भी करती है। लेकिन श्रीकांत को ये भी पता है कि वो प्रूफ लेकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और वो कुछ करे उसकी ऐसी कोई भी डिटेल हमें इसके सीजन 2 में नहीं दी गई, यानी ये चीज सीजन 3 के लिए बचा कर रखी गई है। और अब आते हैं फिर से श्रीकांत की वाइफ पर, जो कभी श्रीकांत को अपनी मैरिज में चांस देने के हिसाब से थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, और ऐसे मॉडर्न जमाने की सोच रखकर श्रीकांत तिवारी सारे के सारे अपने पर्सनल राज सुचित्रा के साइकेट्रिस्ट के पास जाकर तो खोलेगा नहीं, जहाँ पर उसका दिमाग सटकता है और वो सीधे गाली देकर उस सिचुएशन से निकल आता है। और फिर क्या, डॉक्टर साहब फीस के डबल चार्जेस लगाते हैं, वो भी बुक को पकड़कर, और कहीं ना कहीं श्रीकांत की कही बात सच हो जाती है कि ये डॉक्टर फ्रॉड है। खैर, तो इसके अलावा भी श्रीकांत का दिमाग तब सबसे ज्यादा खराब होता है जब वो अपनी वाइफ को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वहीं पर सुचित्रा श्रीकांत को उनकी मैरिज के ब्रेक लेने का देती है, जिस बात को सुनकर श्रीकांत पूरी तरीके से खौल जाता है, और इसी का गुस्सा वो जाकर अपने बॉस पर निकालता है और सीधे अपनी मैरिज को ब्रेक देता है और चला जाता है टास्क के अगले मिशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन उस मिशन में जाने से पहले श्रीकांत को उसकी टीम वापस चाहिए, जिसमें जेके तो है लेकिन मिलिंद नहीं, और जोया की कंडीशन इतनी भी ज्यादा अच्छी है नहीं कि वो आकर टास्क फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन वो दिल से चाहती है कि वो टास्क में फिर से वापस आ जाए, यानी कि उसकी हेल्थ रिकवर सीधे इसके सीजन 3 में शायद से दिखा दे, क्योंकि सीजन 2 में मिलिंद के कैरेक्टर का दी एंड कर दिया गया है, जो इस पूरे सीजन 2 में यही गिल्ट पकड़ कर
बैठा होता है कि उस गैस लीक में अगर वो थोड़ी सावधानी और बरतता तो जोया भी ठीक होती और गैस लीक के कारण कुछ लोग मारे ना जाते, क्योंकि सिचुएशन को भले से ही फेलियर के चलते अंडर कंट्रोल में ले लिया गया था, लेकिन फिर भी टास्क के लिए ये एक नाकामी ही थी, जिसका बिल वो लोग खुद पर ना फोड़ते हुए सीधे फैक्ट्री के ओनर पर डाल देते हैं। और उसका रिजल्ट न्यूज में यही निकल कर आता है कि टेक्निकल खराबी की वजह से गैस लीक हो गई थी, जिस पर अंडर कंट्रोल ले लिया गया। यानी कि मिशन जुल्फिकार जिसका सपना समीर ने देखा था, वो उसी के लोगों ने उसे धोखा देकर पूरी तरीके से फेल करवा दिया। लेकिन फिर भी समीर कहीं न कहीं अपने इस मिशन को अपनी सक्सेस मानता ही है, जिसे भारत सरकार खुलकर टेरर अटैक तो नहीं कहती, लेकिन फिर भी समीर इसका क्रेडिट लेकर लंदन में घूम रहा है। और यही नहीं, समीर वहाँ अंसारी से मिलकर उससे अपना बदला भी ले लेता है और उसे अपने रास्ते से हटा देता है, ताकि इस बार वो अपने मिशन जुल्फिकार को पूरी तरीके से अंजाम दे, जिसके लिए उसने साजिद को भी बुलाया है और एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब आते हैं मिलिंद पर, जो टास्क फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता, वही अपने गिल्ड को लेकर तो उसे मनाने के लिए वहाँ पर श्रीकांत पहुँचता है और उसे सुजॉय की स्टोरी बताता है, जो कई साल पहले श्रीकांत का पार्टनर था और वो मारा गया। ये बात सुनकर मिलिंद टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ये कहानी श्रीकांत की सच्ची थी या झूठी, उसकी हमें वहाँ पर डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि जब ये बात जेके श्रीकांत से मजाक में पूछता है तो श्रीकांत काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और हमें वहाँ पर थोड़ा सा हिंट मिलता है कि इस बार श्रीकांत ने सच कहा है या फिर झूठ भी। और अब आते हैं अथर्वा पर, जिसके इलेक्शन इसके सीजन 2 में भी ठीक नहीं हुए। ऊपर से श्रीकांत ने अपने बेटे को काफी महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आईफोन और गेम्स की आदत लगा रखी है। इससे अथर्वा का दिमाग टीचर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा घुस्सैल रहता है, जो उसकी एज के बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बाकी इसके पूरे सीजन 2 में वो हिप्नोटाइज की कोशिश करता रहता है और इसके अलावा एक सच्ची बात भी कहता है कि उसकी बड़ी बहन धृति का अफेयर चल रहा है, जिस बात पर उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो आगे चलकर उन दोनों के लिए ही काफी बड़ी मुसीबत भी बनती है, क्योंकि धृति अब बड़ी हो रही है और उससे प्राइवेसी चाहिए, जिस प्राइवेसी के चलते वो ठीक से अपने माता पिता से बात नहीं करती, क्योंकि अब धृति को समझ आता है कि उसकी माता पिता के बीच कुछ भी चीजें ठीक नहीं और कहीं न कहीं वो दोनों डिवोर्स भी ले लेंगे। इसलिए धृति अपना ज्यादातर तो टाइम स्कूल से बंक मारकर कल्याण एके सलमान के साथ बिताती है, जिसे इस मिशन पर और किसी ने नहीं बल्कि साजिद ने रखा होता है। लेकिन जब समीर की तरफ से उसे काफी ज्यादा फोकस या फिर कहूँ पूरा का पूरा फोकस अपने मेन मिशन पर करने के लिए कहता है, तो वो अपना ध्यान श्रीकांत की बेटी धृति के मिशन से हटा देता है और सलमान को भी ऑर्डर दे देता है कि वो धृति से कोसों दूर रहे। लेकिन प्यार में पागल सलमान अपने इस मिशन को भूल कर धृति से प्यार कर बैठता है और साजिद के वार्न करने पर भी वो उसे डेटिंग पर लेकर जाता रहता है, जिसका पता धृति की फ्रेंड को तो होता है, लेकिन ये नहीं सिवाय इसके कि उन दोनों की डेटिंग ऑनलाइन चली थी और इससे उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी। इसके अलावा सलमान जो उसकी नजर में कल्याण है, वो कहाँ रहता है, उसके कौन कौन से दोस्त है, ये सब कुछ ना तो धृति को पता है और ना ही उसकी फ्रेंड को। लेकिन अथर्वा का हिंट बीच बीच में चलता रहता है, जो बात मैंने आपको बताई है। और धृति बार बार घर पर यही बोलकर निकल जाती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पर स्कूल के असाइनमेंट या फिर होमवर्क करने के लिए जा रही है, जबकि असल में वो सलमान को अपना पूरा का पूरा टाइम दे रही है, जिस पर एक दिन नजर सलमान के साथ रह रहा एक शख्स काफी अच्छी तरीके से डाल देता है और वो ये बात बाद में साजिद को भी बताता है, जिसकी वजह से साजिद सलमान को काफी ज्यादा चिल्लाता है और फिर उसे अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए कहता है, क्योंकि साजिद अपना काम कर यानी उसे जिस मिशन पर लगाया गया था उससे निकलकर सीधे धृति के मिशन पर आता है, क्योंकि उनके मिशन में फिर से एक बार श्रीकांत ने टांग अड़ाई है और साजिद श्रीकांत को पूरा पूरा सबक सिखाना चाहता है और उसने इसकी परमिशन अपने बॉस समीर से ले रखी है, जिसने पहले उसे काफी मेन मिशन पर फोकस करने के लिए कहा था, जो कि अब उनके अकॉर्डिंग पूरा हो गया है। इसलिए साजिद सलमान को कहकर धृति को किडनैप करवा लेता है और श्रीकांत को ना चाहते हुए अपने मेन मिशन से हटकर सीधे अपनी बेटी की मिशन पर फोकस करना पड़ता है, ताकि वो पहले अपनी फैमिली को इस डेंजर जोन से बाहर निकाले, जिसमें श्रीकांत सक्सेस तब होता है जब उसे उस मॉल का पता चलता है धृति के दोस्त के चलते, जहाँ पर उसे सलमान की आइडेंटिटी पता चलती है और साथ ही साथ ये भी कि उसके साथ इस किडनैपिंग में कौन था। जिसके बाद सारे पुलिस स्टेशन में उस फोटो को सर्कुलेट किया जाता है और पुलिस के राउंड अप पर एक छपरी उस शख्स को पहचान लेता है और ये भी बताता है कि उसे पता है कि ये रहता कहाँ पर है। और फिर क्या, श्रीकांत अपनी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लेकर सीधे उस जगह पर हमला बोलने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर साजिद भी आ जाता है। लेकिन उसके आने से पहले धृति यहाँ पर अपना कमाल दिखाती है, वो भी तब जब सलमान को यही गिल्ट होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, लेकिन साजिद के डर से वो उसे जाने नहीं दे सकता, बट उसके हाथ खोल सकता है, जिसके हाथ खोलने के बाद धृति सीधे उसे विंडो के टूटे हुए ग्लास से इतने जख्म देती है कि उसका गला जख्मों से भर जाता है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। और सलमान के गिल्ट की बात करें तो सलमान को अपनी बातों में श्रीकांत तब फंसाता है जब साजिद श्रीकांत की बात अपने आदमी से कहकर उसकी बेटी से करवाता है और श्रीकांत अपनी बेटी को स्पीकर ऑन करने के लिए कहता है और सलमान को यही कहता है कि वो अगर धृति से प्यार करता है तो उससे हर्ट बिल्कुल भी नहीं होने देगा और यही चीज सलमान की मौत बनती है, जिसकी मौत के बारे में श्रीकांत ने अपनी बेटी को झूठ कहा है कि वो मरा नहीं बल्कि जेल में अपनी सजा काट रहा है। लेकिन अपनी वाइफ सुचित्रा को श्रीकांत सब कुछ सच सच बता देता है कि सलमान मारा जा चुका है। लेकिन उससे पहले जो हॉस्टेज की सिचुएशन बनी हुई होती है, वहाँ पर जब साजिद धृति को मारने वाला होता है तो धृति खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और टाइम के ना रहते हुए साजिद अपने पार्टनर के साथ वहाँ से निकल
निकलकर भागता है और श्रीकांत को ऐसे कर उसकी बेटी मिल जाती है, जिसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और नीचे श्रीकांत साजिद और उसके पार्टनर दोनों का एनकाउंटर करवा देता है और आखिर में यही कहता है कि उसे साजिद जिंदा चाहिए था, क्योंकि श्रीकांत का फोकस उस वक्त भी अपने मेन मिशन पर था, जिस सिचुएशन से वो सीधे निकलकर फिर से अपने मिशन पर पहुंच जाता है, जिस मिशन में जेके भी पूरी तरीके से लापता है। कैसे, तो उन डिटेल में बात करने से पहले आ जाते हैं सुचित्रा की छोटी सी स्टोरी पर, यानी कि उसके जॉब पर और अरविंद पर भी, जिस कंपनी को वो फिर से ज्वाइन कर लेती है। और गेस व्हाट, उस कंपनी के बॉस और कोई नहीं, सीरीज के राइटर डायरेक्टर कृष्णा डीके है। इसके अलावा उनके पास असाइनमेंट बाहर जाने के भी आए हुए हैं, जहाँ जाने के लिए फिलहाल तो सुचित्रा सोच रही है और घर के टेंशन को लेकर वो अरविंद से झगड़ा भी करती है और बाद में उसे काफी अच्छे से जाकर मनाती भी है, यानी कि उससे सॉरी भी कहती है, जिस सॉरी को सुनने के लिए श्रीकांत के कान तरस गए। और बीच बीच में हमें हिंट लोनावाला का भी दिया जाता है, उसी डॉक्टर के चलते, जिस डॉक्टर के सामने सुचित्रा यही कहती है कि वो श्रीकांत को सब कुछ सच सच बता देगी और बदले में उसे डॉक्टर की तरफ से रिप्लाई यही मिलता है कि श्रीकांत ये सच झेल नहीं पाएगा, यानी कि अगेन एक और हिंट के लोनावाला में क्या हुआ था। लेकिन अब सुचित्रा ने ये मन बना लिया है कि वो श्रीकांत को सब कुछ सच सच बता देगी तब जब वो अपने मिशन से घर पर आएगा तो। और अब उस मिशन पर आते हैं, जिस मिशन में श्रीकांत का पूरा साथ अगर कोई सबसे ज्यादा देता है तो वो है फैमिली मैन के यूनिवर्स का गूगल चेलम सर, जो की टास्क फोर्स टीम के रिटायर ऑफिसर है। वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड, यानी कि उनके पास इन्फो का खजाना भरा पड़ा हुआ है, जिनसे मदद बीच बीच में श्रीकांत काफी ज्यादा लेता है, वो भी ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद जिसका रास्ता उसे तब नहीं मिलता। ऐसी एक सिचुएशन श्रीकांत के सामने सबसे पहले तब आती है जब वो ऑफिस में बैठकर टास्क फोर्स का एक मिशन पूरा करवा रहा होता है। और हाँ, उस मिशन का इंचार्ज जेके होता है, जिसे टास्क फोर्स की तरफ से सुब्बू नाम के बंदे को मुंबई लाने का मिशन दिया जाता है। लेकिन वो मिशन उनके हाथों से तब निकलता है जब सुब्बू उस पूरी की पूरी जगह को हॉस्टेज सिचुएशन बना देता है। और फिर चेलम सर से श्रीकांत यही रिक्वेस्ट करता है कि वो भास्करन से बात कर सुब्बू का सरेंडर करवा दे। और चेलम सर अपने फोन को घुमाकर भास्कर से कांटेक्ट करते हैं और वो कांटेक्ट सीधे जेके सुब्बू को देता है और भास्कर अपने भाई सुब्बू को सरेंडर करने के लिए कहता है, जो श्रीलंका से चेन्नई लोकल सपोर्ट के लिए आया था। और इंडिया में उसे टेक्निकली तो पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो श्रीलंका के लिए वांटेड है, लेकिन इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर अपना हाथ डालेगी तो लोकल सपोर्टर काफी ज्यादा हल्ला मचाएगी, जो चीज इंडियन गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये खबर श्रीलंका के पीएम रूपतंगा को मिल जाती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन पीएम मिसेस बासु से, जिस रिक्वेस्ट को ना चाहते हुए भी पीएम बासु को मानना ही पड़ता है, क्योंकि पीएम बासु नहीं चाहती कि श्रीलंका के रिश्ते चाइना वालों से काफी ज्यादा बढ़े। इससे इंडियन ओशन पर कब्जा चाइना वालों का ज्यादा रहेगा, इंडिया का नहीं। इसलिए वो इस मिशन की जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दे देती है, यानी कि कुलकर्णी को, ताकि सुब्बू को बिना किसी हल्ले के श्रीलंकन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, ताकि इसकी खबर किसी को भी कानो कान ना हो। लेकिन सुब्बू टास्क फोर्स के हाथों ऐसे ही नहीं लगता, बल्कि वो इतना हंगामा मचाता है, जिस हंगामे में हॉस्टेज की सिचुएशन के साथ साथ कई सारे टास्क फोर्स के मेंबर्स भी मारे जाते हैं। और इससे इंडियन गवर्नमेंट को भी एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है सुब्बू पर अपने ट्रायल चलाने का, क्योंकि सुब्बू, उसका भाई भास्कर और दीपेन एक रिबेलियन टीम का हिस्सा थे, यानी कि बागी, जो लोग श्रीलंका में अपनी सरकार बनाना चाहते थे। अब थे से मेरा मतलब यही है कि ऐसा हुआ नहीं और उन्हें अपनी ही कंट्री को छोड़कर भागना पड़ा, जिसमें से पहले तो उनकी प्लानिंग इंडिया ही आने की थी, लेकिन पीएम बासु के रहते वैसा हो नहीं पाया और वो लोग लोकल 52 की मदद से सीधे लंदन चले गए, जहाँ से वो लोग अपनी सरकार बनाने के सपने को काफी जोरों शोरों से अंजाम दे रहे हैं, जिसमें उन्हें सपोर्ट जल्दी फ्रांस गवर्नमेंट का भी मिल जाएगा। अब ये तकलीफ श्रीलंका के पीएम रूपतंगा के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी वो किसी भी कीमत में इन तीनों को पकड़ना चाहते हैं, जिसमें से पहला सुब्बू इंडियन गवर्नमेंट के हाथ लग गया है और इसके पहले रेबेलियंस का जो ठिकाना था उस पर श्रीलंकन मिलिट्री हमला कर देती है। बट उससे पहले भास्कर न्यूज़पेपर में छपी हुई एक न्यूज भी पढ़ता है, जिस न्यूज में उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने डेड डिक्लेयर कर दिया है, ताकि इससे रिबेलियंस भड़के और जोश में आकर कुछ भी गलत कदम उठा दे। और दूसरी तरफ हम देखते भी है कि रिबेलियंस श्रीलंका के पीएम रूपतंगा को मारने की फिराक में है, जिसके लिए वेपन की ट्रेनिंग सेल्वा के अंडर है और हाँ, उसकी चेकिंग भी। बट मिलिट्री के अटैक के बाद उनकी ये टीम पूरी तरीके से बिखर जाती है, लेकिन वो तीन वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं, जिस मेजर इवेंट को कुछ ही साल बीते हैं। लेकिन इतने सालों में इन तीनों ने अपनी पकड़ काफी मजबूत बना ली है, यानी कि उनकी सरकार बनकर ही रहेगी, क्योंकि अब तक उनका मिशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन सुब्बू के पकड़े जाने से चीजें बिगड़ती तब है जब सुब्बू के कोर्ट में पेश होने से पहले ही कोर्ट के बाहर एक स्कूटर ब्लास्ट होने की वजह से सुब्बू की मौत हो जाती है और अपने भाई की मौत का गम भास्कर को इतना ज्यादा होता है कि वो रिबेलियन की जनरल की सीट से हट जाता है और वो सीट वो दीपेन को दे देता है। लेकिन दीपेन को कहीं ना कहीं ये डाउट है कि भास्कर चुप नहीं बैठेगा और ऐसा ही होता है, क्योंकि दूसरी तरफ भास्कर ने समीर से हाथ मिला लिया है और अब उन दोनों ने मिलकर यही प्लानिंग की है कि एक मीटिंग के चलते इंडिया और श्रीलंका के दोनों ही पीएम को मार दिया जाएगा, यानी कि काफी बड़ा विस्फोट कर जिस C4 को लाने की जिम्मेदारी भास्कर की है कि इंडिया में कैसे C4 लाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये सारा का सारा प्लान भास्कर का नहीं बल्कि समीर का है, जिसने
साजिद को बोलकर सुब्बू के भाई को मरवा दिया और भास्कर को लगता है कि इन सब के पीछे इंडिया की पीएम का हाथ है, इसलिए वो दोनों से बदला लेना चाहता है, जिसका पता टास्क फोर्स को काफी अच्छी तरीके से चल गया है और कुलकर्णी ने ये भी अंदाजा लगा लिया है कि वो दोनों मिलकर पीएम की मीटिंग में उन दोनों को मारना चाहते हैं। यानी कि अब टास्क का मिशन यही पता लगाने का है कि ये लोग अपने इस मिशन को अंजाम कैसे देंगे और कुलकर्णी ने इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी श्रीकांत को दे दी है, जो चेन्नई जाकर इस मिशन को पूरा करेगा। जिस मिशन को भास्कर ने ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सेल्वा को दी है और उनके साथ इस मिशन में साजिद भी शामिल हो गया है, क्योंकि वो बम बनाने में एक्सपर्ट है। बाकी प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी राजलक्ष्मी को दी जाती है, जो इन सब में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और हाँ, इसमें भी कि छोटी कार्गो प्लेन को डिसअसेंबल के साथ साथ असेंबल कैसे करवाया जाता है, क्योंकि ऐसे ही कर रिबेलियंस श्रीलंका में प्लेन घुसाते थे और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते थे। लेकिन जबकि रिबेलियन की टीम को छूटकर काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो सभी लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं, ये भूलकर कि वो लोग पहले किसी रिबेलियन टीम का हिस्सा थे, जिसमें से राजलक्ष्मी अब भी अपने पास को बिल्कुल भी नहीं भूली है और उसे बार बार वो हॉरिफाई इवेंट नाइटमेयर के थ्रू सताता रहता है। इसलिए एक दिन राजलक्ष्मी खुद को मारने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन इससे पहले वो उस शख्स को मारती है जो उसकी भोली सूरत का फायदा उठाता है, वो भी तब जब वो काम पर से अपने घर पर आती है बस में। और फिर उस शख्स को मारने के बाद जैसे ही वो अपनी जान लेने वाली होती है, तो सेल्वा उसे कॉल कर रोक देता है और एक मिशन के लिए चुन लेता है, जिस मिशन में वो भास्कर, सुब्बू और दीपेन को कई ज्यादा मानती है, खास करके भास्कर को, जिसने उसे काफी हॉरिफाई इवेंट से बचाया था, जिस इवेंट में श्रीलंकन आर्मी के लोग उसका रेप करते थे। लेकिन इस मिशन में अगर गड़बड़ी ना हो तो फिर बात कैसे बनेगी। इसीलिए राजलक्ष्मी से जो सबसे पहली गलती होती है अपने बॉस को मारकर, जो राजलक्ष्मी को पसंद भी करता था और जबरदस्ती करने के लिए वो उसे धमकी भी देता है, यही कहकर कि उसे पता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स नकली है और वो इंडिया की नहीं बल्कि श्रीलंका की है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी राजलक्ष्मी अपने बॉस को घर पर बुलाती है, लेकिन जब वो बॉस उसके साथ जबरदस्ती करता है यानी कि वायलेंस, तब उसे अपना पास्ट याद आता है और उस पास्ट के चलते वो अपने बॉस की जान लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, ताकि वो रोज प्लास्टिक बैग में उसके बॉडी पार्ट्स को भरकर किसी कचरे के डब्बे में जाकर फेंक सके, जिसमें से कुछ पार्ट्स को तो वो फेंकने में कामयाब होती है, बट कुछ उसके घर पर ही रह जाते हैं। और राजलक्ष्मी, जिसके नाम को मैं अब राजी कहूंगा, उसके सुपरवाइजर के गायब होने की वजह से पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ उन्हें यही पता चलता है एक वर्कर के थ्रू कि लास्ट टाइम उनके सुपरवाइजर को राजी के साथ देखा गया था, जिसके एड्रेस का पता लगाने के लिए जब वो पहुंचती है तो उसे वो एड्रेस फेक मिलता है और उसी लोकेशन पर श्रीकांत अपनी टीम के साथ भी होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रिबेलियंस के सेफ हाउस में रह रहे लोगों से पूछताछ करने के लिए आते हैं। लेकिन उससे पहले इंस्पेक्टर देवदर्शनी राजी के दूसरे ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लगता सिवाय एक स्मेल के, जिसे इग्नोर कर वो सीधे फिर से पुलिस स्टेशन आ जाती है। लेकिन जब उसे डॉक्टर राजी के सुपरवाइजर की लाश देखने के लिए बुलाता है तो उसे वहाँ पर वही सेम स्मेल आती है और स्मेल से वो ये गेस कर लेती है कि इन सब के पीछे राजी ही है और कोई नहीं। जिसके बाद वो सीधे राजी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे राजी नहीं बल्कि श्रीकांत और जेके मिलता है, जो सेफ हाउस में राजी से ही पता पूछ कर आते हैं, क्योंकि किसी ने भी राजी को देखा नहीं होता। लेकिन पुलिस स्टेशन में सुबह के वक्त राजी का फोटो देखकर श्रीकांत ये समझ जाता है कि राजी ही रिबेलियंस के ग्रुप का हिस्सा है, जिसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले उन्हें एक रात हवालात में बितानी होती है, यानी तमिल ना समझते हुए जेके इंस्पेक्टर देवदर्शनी से झगड़ा करता है और देवदर्शनी उसके फोन को उठाकर बाजू में रखी हुई पानी की बाल्टी में डाल देती है और सुबह आकर मुत्तू ने बचाता है, यानी कि सेल से निकलवाता है। और फिर इंस्पेक्टर देवदर्शनी श्रीकांत को बोलकर उनकी टीम का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाती है, जिस मिशन के लिए श्रीकांत उसे शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ भास्कर और दीपेन के बीच सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दीपेन भास्कर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसका शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो सीधे इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिला लेता है, क्योंकि उस पर भी प्रेशर काफी ज्यादा होता है और दीपेन यहाँ पर भास्कर से ज्यादा अपनी आने वाली गवर्नमेंट को चुनता है। और दूसरी तरफ समीर अपना दिमाग लगाकर भास्कर को वहाँ से सीधे एक हिडन लोकेशन पर भेज देता है, लेकिन दीपेन के पास चीलम सर जैसा एक कैरेक्टर होता है, जिसकी मदद से वो भास्कर को छुपे हुए ठिकाने पर भी ढूंढ लेता है और वहाँ की एम्बेसी उसे पकड़कर लेके ही जाने वाली होती है। लेकिन भास्कर खुद को एक वॉरियर की मौत देता है, यानी कि वो वहाँ पर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि मिशन तो किसी भी कीमत में पूरा होगा ही। और दूसरी तरफ सेल्वा का काम लोकल 52 यानी कि देवराज से जाकर मिलने का है, जो उन्हें इंडिया से सीधे श्रीलंका ले जाएगा, उस लोकेशन पर जिस जगह पर कई सारे C4 छुपे हुए हैं। लेकिन वहाँ जाकर उनकी मुठभेड़ श्रीलंकन मिलिट्री से होती है और राजी वहाँ पर उन मिलिट्री वालों को मार देती है। ये देखकर जेबराज पूरी तरीके से पागल होता है और राजी वहाँ पर उसे भी मारकर C4 लेकर साजिद के साथ वापस इंडिया आ जाती है, जहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि C4 का डेटोनेटर जेबराज के पास ही है, जिसे उसने अपने घर में रखा होगा। और दूसरी तरफ लोकल 52 की डिटेल टास्क फोर्स टीम के पास तो है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि लोकल 52 है कौन। और फिर से यहाँ पर काम चेलम सर आते हैं, जो उन्हें जेबराज की डिटेल देते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग डेटोनेटर के साथ साथ राजी को भी पकड़ने में कई मुश्किलों के बाद कामयाब होते हैं और उसे वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन भी ले आते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टेशन पर साजिद और उसके लोग मिलकर हमला करते हैं और राजी को काफी बुरी हालत में छुड़ा लेते हैं। और दूसरी तरफ मिलिन का कैरेक्टर भी मारा जाता है, जिसकी मौत की खबर सुनकर जोया भी काफी टूट जाती है और हाँ, श्रीकांत और उसकी पूरी की पूरी टीम भी। और इंस्पेक्टर
कैरेक्टर देवदर्शनी भी वहाँ पर घायल हो जाती है, जिनकी रिलेशनशिप जेके के साथ ठीक ठाक सी बन गई थी। और हाँ, उस पुलिस स्टेशन में हमें श्रीकांत और देवदर्शनी राजी से इन्वेस्टिगेशन भी करते हुए नजर आते हैं, जहाँ वो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती। यानी कि श्रीकांत को अपने मिशन पर पूरा ही फोकस रखना होगा और पता खुद ही लगाना होगा कि ये लोग अपने मिशन को किस प्राइवेट एयरबेस से अंजाम देने वाले हैं, जिसका पता तो उन्हें मिल जाता है। लेकिन श्रीकांत यहाँ से सीधे अपने घर पर अपनी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए जाता है, क्योंकि साजिद ने उसे देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले प्लेन को पूरी तरीके से सेट यानी कि C4 से भर देता है और डेटोनेटर भी खुद बना लेता है। और उस एयरवे पर चेकिंग के दौरान जेके और उसका पार्टनर मुत्तू घायल होता है, लेकिन जेके ज्यादा, जिसके मोबाइल में सिग्नल ना मिलने की वजह से वो पुलिस वालों को जल्दी मिलता भी नहीं। लेकिन बाद में जब वहाँ पर एक लोकल शख्स आता है तो वो उसके फोन को ले जाता है, जिसकी लोकेशन ऑन होने की वजह से पुलिस उस आदमी को पकड़ती है और जेके की लोकेशन का पता लगा लेती है। और जेके मरता नहीं बल्कि फिर से बच जाता है। लेकिन राजी और उसके लोग उस प्लेन को डिसअसेंबल कर एक ट्रक में डालते हैं और सीधे अपने चेक पॉइंट पर ले जाते हैं, जहाँ जाने से पहले उन्हें एक IT ऑफिसर रोकता है और रिश्वत की डिमांड करता है, जिसके बाद राजी उसकी हवस को मिटाती है और फिर से उनका मिशन राइट ऑन ट्रैक होता है। लेकिन जब राजी की तस्वीर लेकर श्रीकांत वहाँ पर उस शख्स से पूछताछ करता है तो वो पहले उन्हें नहीं बताता, लेकिन सामने की दुकान वाला शख्स राजी को उस ऑफिसर से बात करते हुए देखता है और वही उसकी आइडेंटिफाई भी करता है, जिसके बाद श्रीकांत उस ऑफिसर को काफी ज्यादा तोड़ता है और उन्हें उस ट्रक का नंबर और डिटेल तो मिलती है लेकिन लोकेशन नहीं। और फिर लोकेशन बताने का काम फिर से चेलम सर करते हैं, जो श्रीकांत को बताते हैं कि भास्कर के दोस्त की प्रॉपर्टी उसी एरिया की काफी नजदीक है और चेलम सर को लगता है कि वो लोग उसी जगह से उस प्लेन को असेंबल कर उड़ा देंगे और अपने मिशन को अंजाम भी देंगे। यानी कि PMs की मीटिंग में राजी प्लेन उड़ाकर खुद के साथ उन सभी को ब्लास्ट करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि श्रीकांत फिर से अपनी टीम लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जिसकी लोकेशन उसे चेलम सर ने दी थी। और फिर क्या, काफी मुठभेड़ के बाद वो राजी के प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके अलावा PMs की मीटिंग भी सक्सेसफुल, जिस मीटिंग के बाद सभी को मेडल भी दिए जाते हैं और हाँ, बाद में ले भी लिया जाता है, क्योंकि टास्क फोर्स की टीम के लोगों को इस मेडल को ऐसे ही नहीं दिया जाता बल्कि उनकी रिटायरमेंट पर दिया जाता है। और वहीं पर PM श्रीकांत को ये भी कहती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली आकर उनसे बात कर सकता है। और श्रीकांत यहाँ पर अपने नए घर के लिए PM से बात कर लोन के कुछ प्रोसीजर को आगे बढ़वा सकता है भी या नहीं, जो कि डेफिनेटली एक मजाक था। और उसके बाद श्रीकांत की फैमिली मीटिंग होती है और सभी लोग अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। यानी कि अब श्रीकांत की बेटी को पता है कि उसके पिता टास्क फोर्स में काम करते हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली एक काफी बड़े मिशन को भी अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें मेडल PM की तरफ से मिला, लेकिन कोई फोटो श्रीकांत के पास नहीं है ताकि घर पर आकर अपनी फैमिली को भी वो चीज बता सके। इसके अलावा अथर्वा भी छोटा है और अपने माता पिता के कामों से बिल्कुल अनजान, इसलिए उसे कुछ भी बताया नहीं जाता। लेकिन जो चीज सुचित्रा के दिल पर बोझ बनी हुई है वो श्रीकांत को वहाँ पर बतानी ही वाली होती है। और फिर क्या, ये सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि राज को राज ही रखा गया है, जिसके कई सारे हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। यानी कि आपको पता है कि सच में लोनावाला में क्या हुआ था। उसके बाद आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जिस सीन में अगली कंफर्मेशन लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना वायरस की भी दी गई है, जिस मिशन को ऑपरेट एक चाइनीज शख्स कोलकाता में बैठकर कर रहा है और उनके प्रोजेक्ट का नाम वुहान रखा गया है, जो अब भी ऑनगोइंग है। लेकिन वो मिशन क्या है फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, इसलिए अभी के लिए तो इस मिशन को कोरोना वायरस से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, जिसका पता तो अब इसके सीजन 3 की कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर सीजन 3 के आने के बाद ही हमें मिलने वाली है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। वेल, तो आई होप आपके अब सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फैमिली मैन के सीजन 2 को लेकर। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।